अध्याय 1 कि क्यों फेलियर से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है और कैसे फेलियर हमें सक्सेस के और करीब ले आता है। जब भी हम किसी आर्टिस्ट या किसी एथलीट यानी किसी क्रिएटिव प्रोफेशन वाले की बात करते हैं तो हम उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए सक्सेस, फेलियर, अच्छा बुरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शब्द कभी कभी हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे फेलियर को ही ले लीजिए, जिसे अक्सर इतने नेगेटिव तरीके से बताया जाता है कि हम सब फेल होने के नाम से ही डरते हैं। फेलियर कैसे हमें मास्टरी के और करीब ले जाता है, इस बात को समझने से पहले आइए देखते हैं कि मास्टरी आखिर है क्या। अक्सर हम मास्टरी को परफेक्शन या सक्सेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें दूसरों के नज़रिए की बात है। असल में तो मास्टरी एक कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। जैसे हम किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश में हैं जिसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मास्टरी यानी लगातार पूरी मजबूती से अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना। इस बात को थोड़ी गहराई से समझने के लिए हम तीरंदाजी के बेसिक प्रिंसिपल यानी आर्चर्स पैराडॉक्स को समझते हैं। इसके मुताबिक जब तक तीरंदाज अपना तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ता है तो उसका तीर कभी सीधा नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर मौसम, हवा और भी कई बाहरी चीज़ों का असर आता है। इसलिए एक तीरंदाज को उन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर तीर चलाना पड़ता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही मास्टरी के प्रोसेस में भी हमें कई ट्रायल्स लगाने पड़ते हैं और उन ट्रायल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो चाहे फेलियर मिले या सक्सेस, दोनों से ही कुछ न कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा और यही सीखने की कला ही मास्टरी कहलाती है। यही नहीं, सक्सेस तो हमें सिर्फ सिखाती है, लेकिन फेलियर तो सिखाने के साथ साथ कई बार मोटिवेशन भी दे जाते हैं। जैसे प्ले राइटर टेनिस विलियम कहते हैं कि जब उनका प्ले फेल हो जाता है तो वो सीधा अपने टाइपराइटर की तरफ जाते हैं और फिर से कुछ बेहतर लिखने लगते हैं, जबकि जब उन्हें सक्सेस मिलती है तब ऐसा नहीं होता। देखा जाए तो जब तक आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा है तब तक आपको फेलियर और सक्सेस जैसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्याय 2 ज्यादातर हमने जो पा लिया और हम जो पा सकते हैं उसमें एक बड़ा गैप होता है। क्योंकि हम फेलियर को गलत नज़रिए से देखते हैं, इसलिए कई बार हम अपनी कामयाबियों को भी ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर हम थोड़ा सा पाकर खुश हो जाते हैं, फेलियर के रिस्क के कारण अपने सही पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। इसलिए जो हमने पाया है और जो हमारा पोटेंशियल है उसके बीच एक फासला रह जाता है, जिसे लेखिका ने द गैप का नाम दिया है। जैसे जाने माने अमेरिकन कवि हार्ट क्रेन की पोएट्री को जब उस समय के महान कवि एजरा ने देखा तो कहा कि उनका काम उनके पोटेंशियल से काफ़ी कम है, वो इससे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तब हार्ट क्रेन को ये एहसास हुआ कि वो एक गैप में है। अब सवाल ये उठता है कि इस गैप को भरा कैसे जाए। इस गैप को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक ऐसी पनाह ढूंढनी होगी जहां आप फिजिकली और मेंटली एकदम सुकून महसूस करें और अपने काम पर ध्यान दे सकें, जहां आपको किसी भी क्रिटिसिज्म का डर नहीं हो और आप अपने काम को लेकर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। क्योंकि काम की शुरुआत में क्रिटिसिज्म थोड़ा खतरनाक होता है। जैसे प्ले राइटर अगस्त विल्सन को ये पनाह एक रेस्टोरेंट में मिली जहां वो आराम से अपनी कल्पनाओं पर काम किया करते थे। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि वो अक्सर पेपर नैपकिनों पर लिखा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये बहुत सेफ है, यहाँ इसे कोई पढ़ नहीं पाएगा और अगर कोई गलती हुई तो बुराई भी नहीं करेगा। लेकिन अकेले में अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक आइसोलेशन में रहते हैं तो हम सच से काफ़ी दूर हो जाते हैं और फिर अक्सर हमें लोगों के बीच जाने में और प्रेशर हैंडल करने में डर लगता है। इसलिए अपनी सेफ पनाह में उतने ही देर काम करें जब तक आपको कोई आइडिया ना आ जाए। उसके बाद आप खुद को प्रेशर और क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रखें। कई जाने माने क्रिएटिव लोगों का तो ये भी मानना है कि प्रेशर हमारी क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे लियोनार्ड बर्नस्टीन का कहना था कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए और ज़रूरत से थोड़ा कम समय, यानी कम समय का प्रेशर हमसे कुछ बेहतरीन करवा सकता है। अगर आप अपने सही पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने लिए एक सेफ पनाह ढूंढें और फिर जब आपको अपना आइडिया मिल जाए तो खुद को क्रिटिसिज्म और प्रेशर झेलने के लिए तैयार कर लें। जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तब हमें अपनी असल कमियों का पता चलता है।
कभी केवल कुछ सेकंड्स की देर के कारण आपकी बस या ट्रेन छूटी है, खासकर जब आप किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हों? यकीनन आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। इस ज़रा सी देर की चूक से तकलीफ तो होती है, लेकिन साथ ही आपको ज़िंदगी भर का सबक भी मिल जाता है कि अगली बार से आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक इसी तरह ज़िंदगी की रेस में भी जब आप जीतते जीतते हार जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप में अभी क्या क्या कमियां हैं, और फिर आपके मन में जीतने की जो चाह उठती है वो आपको उन सारी कमियों से ऊपर ले जाती है। ये बात साइकोलॉजिस्ट डैनियल कहमन और इमोस टावस्की ने साबित की है कि जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तो हमारी सोच का दायरा बदल जाता है और हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अब जीतने के लिए और क्या किया जा सकता है। हार जितनी दर्द भरी होगी उतना ही हमारी सोच जीत को पाने के लिए हमें मोटिवेट करेगी। जैसे मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बस कुछ ही सेकंड्स के कारण गोल्ड मेडल से चूक गए थे। उनकी इस हार ने उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया। उन्होंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की कि 1960 में जब वो रेस ट्रैक पर आए तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जब एक ज़रा सी चूक से आप हार जाते हैं तो ना केवल आप अगली जीत के लिए मोटिवेट होते हैं, बल्कि आपको ये एहसास होता है कि जीतने से ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। आपकी सोच जीत की जगह मास्टरी की राह पर चलने लगती है और फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाता। एथलीट जूली मोस इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। 1986 की आयरनमैन रेस में वो बाकियों से 6 मिनट की लीड पर थीं, लेकिन अचानक वो गिर गईं। उनके पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिनिश लाइन उनके सामने थी। उन्होंने रेंगते हुए वो रेस खत्म की, क्योंकि तब तक उनका फोकस जीतने पर नहीं, बस फिनिश लाइन तक पहुंचने पर था। जिंदगी का रेस ट्रैक भी कभी सीधा नहीं होता, इसलिए चाहे जितने मोड़ आए आपको फिनिश लाइन तक पहुंचने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अध्याय 3, अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए दर्द से दोस्ती जरूरी है। मास्टरी की राह पर चलते हुए आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक है दर्द। दर्द एक ऐसा एहसास है जिससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। कभी हार का दर्द, कभी किसी को खोने का दर्द। दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर इससे सही तरीके से डील ना किया जाए तो ये हमारे पोटेंशियल को कम कर देता है। अक्सर लोग दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये जिंदगी का सच है। इसलिए इससे बचने की बजाय इसके सामने सरेंडर करने में ही भलाई है। जितना आप इससे बचेंगे उतना बन जाता है। मार्शल आर्ट की एक शैली एकिडो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें आप अपने अपोनेंट को समझकर उसी की चाल का इस्तेमाल उसी के ऊपर करते हैं। वेंडी पामर ने इस तकनीक में महारत हासिल की, जिससे वे केवल 5 फीट 5 इंच होने के बावजूद सबसे महान एकिडो खिलाड़ी बने। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलटा कर देखें तो हम जान पाएंगे कि महान से महान लोगों के जीवन में भी बहुत से दुख और तकलीफें आई हैं, लेकिन उन सब ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ उनका सामना किया। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अपनी मोटिवेशनल स्पीच के लिए जाने जाते हैं, उन्हें बचपन से हकलाने की प्रॉब्लम थी। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उनकी ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, तो उन्होंने कहा कि जब आप मौत के सच से दोस्ती कर लेते हैं तो बाकी सभी चीज़ों से आप आसानी से निपट सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो उनका कहना था कि जब उन्होंने ज़िंदगी के सच को समझ लिया तो उनकी ज़िंदगी को जीने की इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई कि उनकी हकलाने की आदत खुद ब खुद ठीक हो गई। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रा शौकीन अवतार लीजिए। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खुद को एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, वो भी रिजल्ट की चिंता किए बिना। यहाँ शौकीन बनने का मतलब ये है कि आपको अपने आर्ट फॉर्म का शौक है, इसलिए आपके पास एक बिगिनर से तो ज़्यादा अनुभव है, लेकिन आप खुद को कभी एक एक्सपर्ट की कैटेगरी में नहीं रखते। अब आप कहेंगे कि शौकीन होना एक्सपर्ट होने से भी अच्छा कैसे है? आइए देखते हैं। एक एक्सपर्ट ये मानकर चलता है कि वो एक्सपर्ट है, उसे सब पता है, इसलिए वो खुद के लिए एक डेली रूटीन सेट कर लेता है, और चूंकि वो उसी रूटीन को फॉलो करके सफल हुआ है तो वो उन्हीं घिसे पिटे तरीकों को सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते रहता है। एक एक्सपर्ट अपना काम पैसों और करियर के लिए करता है, इसलिए वो रिस्क लेने से डरता है। वहीं दूसरी ओर एक शौकीन अपनी खुशी के लिए काम करता है, जिसके कारण वो आसानी से अपने आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है और उसे रिस्क लेने से डर भी नहीं लगता। जब आप बिना किसी प्रेशर के अपनी खुशी के लिए काम करते हैं
तब हमेशा ही आप ज़्यादा बेहतर और कुछ नया सोच पाते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन के फ़ायदे जानना चाहते हैं तो आपको वैज्ञानिक आंद्रे गीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव के बारे में सुनना चाहिए, जिन्होंने दुनिया की पहली 2 डायमेंशनल चीज़ ढूंढ निकाली, जो था पेंसिल के ग्रेफाइट का कार्बन स्ट्रक्चर। इस खोज के लिए दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये खोज उनके फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, जिसमें वो कुछ ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करते थे जिनके सफल होने के चांसेस कम ही होते थे। एक्सपेरिमेंटेशन से इनोवेशन होते हुए हमने हिस्ट्री में कई बार देखा है, लेकिन क्या आप सेटबैक और फेलियर को हराकर मास्टरी तक पहुंचने के लिए एक आखिरी गुण जो आप में ज़रूर होना चाहिए, वो है सब्र। आइए पहले समझते हैं कि सब्र आखिर है क्या और हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सब्र यानी खुद को इतना मजबूत बना लेना कि बार बार हार का सामना करने पर भी हम टूटे ना। हमारी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो कि हर बार हम अपनी गलतियों से कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर और बेहतर बनाते चले जाएं। अपनी ज़िंदगी में सब्र का गुण लाने के लिए आपको पहले दर्द को एक्सेप्ट करना होगा और हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना होगा। एक आर्टिस्ट को अपनी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़रा सोचिए, आपकी वो पेंटिंग जिसे बनाने में आपने जान लगा दी, उसे देखकर लोग उसमें ज़माने भर की कमियां निकाल रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन इस क्रिटिसिज्म से निराश होने की बजाय आप इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। यानी अपने क्रिटिक का हर पॉइंट नोट करें, उसमें से जो आपको अपने लिए बेहतर लगता है उस पर काम करें, खुद में सुधार लाएं और बाकियों को भूल जाएं। यही सब्र की सही पहचान है। आयोवा यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेमस राइटिंग प्रोग्राम में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई कि दुनिया के महान राइटर्स वो बने जिन्होंने बिना रुके प्रयास किया, वो नहीं जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट था। इसलिए फेलियर को अपनाएं, क्योंकि ये उस आग की तरह है जो आपको तपाकर खरा सोना बना देगी। कुल मिलाकर असल में हम जिसे फेलियर कहते हैं वो तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसा है, जिसके बिना हम मास्टरी तक नहीं पहुंच सकते। एक बार आप फेलियर को इस तरह से देखने लगे तो आप अपने सभी सेटबैक को मोटिवेशन के रूप में देखने लगेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ ज़्यादा पाना है तो आपको कुछ ज़्यादा कोशिश भी करनी होगी। क्या करें? अगली बार जब आप खुद को बिल्कुल नीचे पाएं तो खुद से कहें, चलो अच्छा है, अब यहाँ से तो बस ऊपर जाने का ही रास्ता है। नीचे गिरना आपको फेलियर जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका बस इतना मतलब है कि अब अपनी उम्मीदों के पंखों को और मजबूत करो और अगली बार इससे भी ऊंची उड़ान भरो।